रमेश 16 वर्ष का एक लड़का जो अपने पिताजी मदन के साथ रहता था। रमेश के जन्म के वक्त ही रमेश की मां की मृत्यु हो गई थी। रमेश के पिताजी मजदूर थे, काम की तलाश कर रहे थे, मगर कहीं काम नहीं मिल पा रहा था। काम तो कोई नहीं दे रहा। अब लगता है खुद ही कोई काम शुरू करना होगा, मगर मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है कि मैं कुछ अपना काम शुरू कर सकूं। मदन गांव वालों से मदद मांगता है। एक बार में तो कोई कभी भी नहीं मानता है, मगर बहुत बार बोलने पर सभी थोड़ा थोड़ा पैसे देने के लिए मान जाते हैं। बेटा रमेश, मैं कुछ काम शुरू करने वाला हूँ, मगर तू इन सब चीजों के बारे में मत सोच। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं सब संभाल लूंगा। जी पिताजी, ठीक है, जैसा आप कहें। मदन सभी पैसे मिलाकर एक छोटा सा ढाबा खोलता है। पिताजी, मैं स्कूल से आ गया। बताइए, कोई काम है क्या? नहीं बेटा, तू बस बैठ, मैं काम कर रहा हूँ, तू बैठकर पढ़। रमेश वही ढाबे पर बैठकर पढ़ने लगता है और पिताजी जो भी बना रहे थे वो भी देख रहा था। पिताजी, आप अकेले थक जाएंगे, बताइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं कर लूंगा। तू एक काम कर, घर चला जा, वहाँ शांति से पढ़ना। देख, ग्राहक आने लगे हैं, शोर होने लगा है यहाँ। रमेश घर आ जाता है और मदन सभी को खाना बनाकर खिलाने लगता है। ढाबा अच्छे चलने लगता है। अब सभी के पैसे वापस कर दूंगा। मदन थोड़े थोड़े पैसे जमा करके लोगों को देना शुरू करता है, मगर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मदन के ढाबे पर ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही थी। अरे, मैंने तो सोचा था ढाबे से पैसे कमाकर सभी को पैसे वापस कर दूंगा, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ही महीने में ऐसी नौबत आ जाती है कि ढाबे को बंद करना पड़ता है। इधर हर रोज गांव वाले मदन से पैसों की मांग कर रहे थे, मगर मदन किसी को पैसे नहीं लौटा पा रहा था। पिताजी बहुत परेशान हैं। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काश मैं पिताजी की मदद कर पाता। हर रोज सुबह शाम मदन के घर लोगों का आना जाना हो रहा था और सभी पैसे मांगने ही आ रहे थे। रमेश ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि पैसे नहीं थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कोई और काम भी नहीं मेरे पास, और अब तो ढाबा भी बंद हो चुका है। आखिर कैसे सभी के पैसे लौटाऊं? मदन बहुत ही ज्यादा सोचने लगता है। एक दिन अचानक मदन के सीने में दर्द शुरू हो जाती है। रमेश बेटा, इधर आ। जैसे ही रमेश अंदर आता है, देखता है उसके पिताजी बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। पिताजी, आपको क्या हुआ? उठिए। बेटा, अपना ध्यान रखना। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा पाऊंगा। तेरी माँ के पास जा रहा हूँ, तू अपना ख्याल रखना बेटा। इतना कहते ही मदन की मौत हो जाती है। नहीं, पिताजी उठिए, मैं कैसे रहूंगा आपके बिना? उठिए पिताजी, उठिए। मदन की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है, मगर एक भी गांव वाले मदन को देखने नहीं आते। रमेश अकेले सब काम करता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रमेश के पास कुछ खाने के लिए भी नहीं था। गांव में कुछ खाना ढूंढने निकलता है। चाचा जी, कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? बहुत भूख लग रही है, इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अरे चल हट यहाँ से। तेरे बाप ने हम सभी से पैसे लिए थे और लौटाए भी नहीं। अब बता, हम अपने पैसे कहाँ से ले? वो तो चला गया। चाचा जी, ऐसे बात मत बोलिए। पिताजी तो सभी की मदद किया करते थे। आपको कभी भी काम होता था तो सबसे पहले वही आते थे। अब पैसों की वजह से आप उन्हें गालियां दे रहे हैं, जबकि अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं रहे। अरे चल चल, ज्यादा ज्ञान मत दे। पैसे लौटा सकता है तो लौटा दे, वरना हट जा सामने से। पिताजी के जाने के बाद रमेश इस समाज का एक दूसरा ही रूप देख रहा था। ऐसा रूप जैसे उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। इतना तो समझ गया मैं, इस दुनिया में पैसा हो तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं।
चाहे आप खुद से जितनी भी मदद कर दो, मगर वो कोई नहीं याद रखता। रमेश पिताजी के जाने की वजह से पहले से ही दुखी था। गांव वालों का ये रूप देखकर वो बिल्कुल टूट गया था। जब भी वो गांव में निकलता सभी ताना मारने लगते। इस तरह तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए, तभी मैं आगे का कुछ सोच पाऊंगा। वैसे भी घर में जितनी देर रहता हूँ उतनी देर केवल पिताजी की ही याद आती है। रमेश बिना किसी को कुछ भी बताए गांव छोड़कर शहर आ जाता है। यहाँ रमेश किसी को भी नहीं जानता था। सड़क किनारे रहने लगता है। थोड़े बहुत पैसे लोग भीख के तौर पर रमेश के सामने रखकर चले जाते थे, मगर रमेश को ये अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, कहीं ना कहीं तो कोई काम दे ही देगा, बस ढूंढना पड़ेगा। रमेश काम की तलाश तो करता है, मगर सभी जगह से निराश ही हाथ लगती है। रमेश की नजर एक विज्ञापन पर पड़ती है। साफ सफाई करने वाले की आवश्यकता थी। अभी तो कोई भी काम कर लूंगा, यहीं जाकर देखता हूँ कैसे रहता है। रमेश साफ सफाई का काम करने लगता है और वहीं से थोड़े पैसे कमाने लगता है। रमेश को इतने पैसे मिल जाते थे जिससे उसका अपना खर्च निकल जाता था। वही काम करते वक्त रमेश की दोस्ती कपिल नाम के एक आदमी से हो जाती है। दोनों साथ में ही काम करने जाते थे। यहाँ पैसे तो मिल रहे हैं, मगर मेरे घर में तो माँ, पापा और दादाजी हैं। पैसे कम ही पड़ जाते हैं। मैं तो अकेला ही रहता हूँ, मुझे तो ज्यादा तकलीफ नहीं। लेकिन पता है, मेरे गांव में मैं आज भी चला जाऊं तो सभी पैसों की ही मांग करेंगे। हाँ भाई, तुमने तो बताया है, मगर तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। क्या बताऊं यार, अब जैसा भगवान करे वो तो सहना ही पड़ेगा। वैसे तुमने बताया था कि तुम्हारे पिताजी ढाबा चलाते थे, तो तुम्हें कुछ बनाना आता है? वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं, मगर हाँ, पिताजी को देखता था बचपन से खाना बनाते हुए, तो वही सब आता है। हाँ, तो उतना भी काफी है। चावल, दाल, रोटी, 2 तरह की सब्जी, अचार, बस इतने से ही तो वेज थाली तैयार हो जाती है। बस यही बनाकर हम बेचते हैं। मैं तो पहले से जगह ले रखा हूँ, मगर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं नहीं जानता वेज थाली के बारे में। चल, आज वेज थाली खाने चलते हैं, फिर बताता हूँ क्या करना है। रमेश और कपिल वेज थाली खाने जाते हैं। अच्छा, तो ये वेज थाली, ये सब तो मैं बना ही लूंगा। हाँ, इसीलिए तो बोला, हम यही बनाकर बेचते हैं। बोल, कैसा रहेगा? हाँ, ठीक है। कपिल और रमेश काम पर जाते थे और काम से आने के बाद वो अपना काम शुरू करने की तैयारी करते थे। सब कुछ तय हो गया था। दोनों वेज थाली बनाकर बेचने लगते हैं। जैसे जैसे लोगों को खबर मिलती है, वैसे वैसे लोग वहाँ वेज थाली खाने आने लगते हैं। आसपास जितने भी दुकान थे, उन्हें छोड़कर सभी कपिल और रमेश के पास ही आने लगते हैं। दोनों साथ मिलकर सभी काम करते और प्रॉफिट भी बहुत कमाने लगे। कपिल और रमेश ने ललित नामक एक आदमी को अपने साथ काम पर रख लिया। रमेश, ये पैसे रख, मुझे कल दे देना। ठीक है। अगले दिन कपिल रमेश से पैसे मांगता है। रमेश, पैसे दे, सामान लाना है। अरे कपिल, पैसे तो नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। देख रमेश, मजाक मत कर, पैसे दे। आज तक तूने चोरी नहीं की, फिर आज ऐसा क्यों कर रहा है? अरे भाई, तू पागल है क्या? मैं क्यों लूंगा पैसे? अरे पैसे नहीं मिल रहे हैं। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। पहले दोनों हमेशा मिलजुल कर रहते थे, मगर अब पैसों को लेकर दोनों के बीच खटास आ गई। ये क्या हो रहा है? मैं कपिल से नहीं लड़ना चाहता, वो भी पैसों की वजह से, मगर उसे कैसे यकीन दिलाऊं मैंने पैसे नहीं लिए हैं। एक दिन एक आदमी वेज थाली पैक करवा कर ले जाता है, मगर कुछ घंटों बाद वापस आता है। भैया जी, ये वेज थाली आप वापस ले लीजिए। मैंने सोचा घर पे खाना नहीं बना है, मगर खाना बन गया था, इसीलिए मैं इसे नहीं खा पाया। आप मेरी तरफ से इसे खा लीजिए, पैसे देने की आवश्यकता नहीं है।
ग्राहक वेज थाली रमेश को देकर चला जाता है। अब तो इतनी रात हो गई है, कोई और आएगा भी नहीं, मैं ही खा लेता हूँ इसे। रमेश जैसे ही वेज थाली खाता है उसे सब कुछ दिखने लगता है कि आखिर पैसे चोरी कौन कर रहा है और चोरी किए हुए पैसे कहाँ है। अच्छा, तो ये पैसे चोरी कर रहे हैं, मगर वेज थाली खाते ही मुझे सब कुछ कैसे दिखने लगा? ये कोई जादुई वेज थाली है क्या? हे भगवान, ये तो मेरी समझ से बाहर है। अगले दिन रमेश कपिल के पास आता है और कहता है, भाई, पता चल चुका है कौन चोरी कर रहा है हमारे पैसे, तू चल मेरे साथ। अरे ये तो ललित का घर है, यहाँ क्यों लेकर आया है? भाई, इसी ने हमारे पैसे चुराए हैं। रमेश ने देखा कि ललित ने अपने बिस्तर के नीचे सारे पैसे चुरा कर रखा हुआ है। क्या हुआ, आप लोग यहाँ? रमेश और कपिल देखते हैं बिस्तर के नीचे ही सारे पैसे रखे हुए हैं। अरे ये क्या कह रहे हो आप लोग? तो तुम सारे पैसे चोरी कर रहे थे और तुम्हारी वजह से हमारे बीच लड़ाई हो गई। आज के बाद कभी काम पर आने की आवश्यकता नहीं है। पैसे लेकर दोनों दुकान आ जाते हैं। माफ करना भाई, मैंने तुझे गलत समझा। आज के बाद मैं कभी तुझ पर शक नहीं करूंगा। कोई बात नहीं भाई। रमेश जब सो रहा था तभी उसे एक सपना आता है जिसमें उसके पिताजी थे। रमेश, जिस वेज थाली को तुमने खाया वो जादुई वेज थाली थी, तुम्हें सच्चाई दिखाने के लिए। अब कभी तुम दोनों आपस में मत लड़ना, खासकर पैसों की वजह से। हमेशा साथ मिलकर अच्छे से काम करना। इतना कहकर वो गायब हो जाते हैं। पिताजी, अब कभी ऐसा नहीं होगा। और हाँ, मैं कल ही गांव वालों को सारे पैसे देकर आऊंगा। रमेश अगले ही दिन गांव आता है और उसके पिताजी ने गांव वालों से जितने पैसे लिए थे सभी को सुद समेत वापस कर देता है। कटरा नाम के एक कस्बे में साहिल नाम का मिठाई वाला अपनी पत्नी अनीता और बेटे दिनेश के साथ रहा करता था। साहिल की दुकान पूरे कस्बे में काफी मशहूर थी और लोग अधिकतर उसी के पास से मिठाई खरीदा करते थे। अनीता, अब मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बड़ी दुकान कर लूँ। हाँ, पर उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे ना? हाँ, लगेगा तो, पर थोड़ा पैसा मेरे पास है और बाकी मैं सेठ राम प्रसाद से उधार ले लूंगा। ठीक है। क्या सच में पापा, आप बड़ी दुकान खोलोगे? हाँ मेरे बच्चे। साहिल सेठ राम प्रसाद के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है। तो सेठ कहता है, ठीक है, मैं तुमको पैसे दे दूंगा, पर तुम्हें हर महीने किस्तों में ये पैसे लौटाने होंगे, और अगर समय रहते तुम ये पैसे नहीं लौटा पाए तो तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। हाँ, ठीक है, मुझे मंजूर है। साहिल आधे पैसे अपने पास से लगाता है और आधे सेठ राम प्रसाद से उधार लेता है। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इसी नई दुकान में लगा दी थी। हालांकि वो बहुत खुश था कि अब उसकी दुकान पूरे जिले में मशहूर हो जाएगी। लेकिन अगले ही दिन, हे भगवान, ये क्या हो गया? आज तक यहाँ कभी भूकंप नहीं आया था, पर मेरी दुकान बनते ही भूकंप आ गया। मैं तो बर्बाद हो गया। आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक होगा? हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। साहिल पूरी तरह से टूट चुका था। अनीता उसको घर ले जाती है। फिर अगले दिन उसके घर सेठ राम प्रसाद आता है और कहता है, मैंने सुना तुम्हारी दुकान भूकंप में गिर गई। सुनकर बुरा लगा, लेकिन मुझसे रियायत की कोई उम्मीद मत रखना। जो किस्त जिस समय पर आनी है वो उस समय आ जानी चाहिए, समझे? सेठ, कुछ तो शर्म करो। ठीक है, मैं शर्म कर लूंगा और तुम लोग पैसों का इंतजाम करो, ठीक है? सेठ ये बोलकर चला जाता है। तभी दिनेश को भूख लगती है और वो खाना मांगने लगता है, पर घर में खाने को कुछ भी नहीं था और ना उनके पास अब इतने पैसे थे कि वो खाना बाहर से ला सकें। आप एक काम करिए, दुकान के मलबे से कुछ मिठाई ले आइए, हम लोग वही खाकर काम चला लेंगे। अच्छा, ठीक है। साहिल जाता है और अपनी दुकान के मलबे में मिठाई ढूंढने लगता है।
वहाँ उसको थोड़े लड्डू मिल जाते हैं तो वो उनको लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। पर तभी सड़क किनारे उसे एक बेघर परिवार नजर आता है। मेरी तो दुकान गिरी है, पर इन बेचारों के पास तो घर तक नहीं है। ये मैं इन्हें दे देता हूँ। साहिल उन लोगों को लड्डू खिला देता है और उस आदमी के पूछने पर अपनी सारी व्यथा भी बताता है। अरे तो ये लड्डू तुम हमें क्यों खिला रहे हो? क्योंकि मुझे लगा शायद इसकी जरूरत आपको मुझसे ज्यादा है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वैसे तुम कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? पहले मैं ड्राइवर था, पर अब मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है और ना मुझे कोई चलाने को देगा, क्योंकि मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ। ऐसा है तो ये लड्डू ले जाओ, इसको खाना मत। इसे ले जाकर अपने घर के ठीक सामने रखना, फिर जो होगा वो तुम्हारी किस्मत है। इससे क्या होगा? वो तुम देख लेना। साहिल उस आदमी की बात मान लेता है और लड्डू को लाकर अपने घर के ठीक सामने रखता है। लड्डू जमीन पर रखते ही वो अचानक से एक कार में परिवर्तित हो जाता है। वो जादुई लड्डू की कार थी। उसे देखकर साहिल आश्चर्यचकित रह गया था। अनीता, दिनेश, बाहर आओ। क्या हुआ? ये देखो, लड्डू की कार। अरे ये कहां से आई? साहिल उन दोनों को पूरी बात बताता है तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो उनको कार में बिठाकर घुमाता है। वो कार बहुत तेज चल रही थी। ये कार तो बहुत अच्छी है, पर मुझे भूख लग रही है। आप खाने को कुछ नहीं लाए? दिनेश का इतना कहना था कि तभी उसके हाथ में खाना प्रकट हो जाता है। अरे ये क्या? इसका मतलब ये जादुई लड्डू की कार है। हम इससे जो मांगेंगे वो हमें दे देगी। वाह, हमारी तो निकल पड़ी। सच में ये तो कमाल हो गया। हमें उस आदमी का धन्यवाद करना चाहिए। साहिल ये बोलकर उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे वो परिवार मिला था, पर अब वहां कोई भी नहीं था। वो वापस आ जाता है और अगले दिन से कार चलाकर पैसे कमाने लगता है। वो लोगों को मिनटों में इधर से उधर पहुंचा दिया करता था। ये देखकर सेठ उसके पास आता है और कहता है, ए साहिल, तेरे पास कार लेने के पैसे आ गए तो ला, मेरे पैसे भी दे दे फटाफट। कहीं फिर इस कार का भी एक्सीडेंट हो जाए। ये जादुई लड्डू की कार है। इसे मैंने पैसों से नहीं खरीदा है। मैं इसे चलाकर ही तो पैसे कमा रहा हूँ। जैसे ही हो जाएंगे वैसे ही दे दूंगा। जादुई। भवानीपुर नामक गांव में नवीन राम नाम का एक दुकानदार रहता था। नवीन राम वर्षों से किराने का दुकान चला रहा था और आज तक कभी किसी ग्राहक ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की थी। नवीन राम का हर सामान बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का रहता था। नवीन राम पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था। सुबह सुबह दुकान की साफ सफाई के बाद हर रोज पूजा किया करता था। हे भगवान, कृपा करना, माँ का ऑपरेशन सही से हो जाए। नवीन राम की माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उनकी तबीयत सही नहीं रहती थी। कुछ दिनों में उनका ऑपरेशन होने वाला था। नवीन राम ने बचपन से अपनी माँ को बहुत तकलीफ उठाते देखा था, इसलिए बड़ा होने के बाद नवीन राम ने अपनी माँ को हर प्रकार की खुशी देने की कोशिश की थी। नवीन राम के जैसे ही किराने का दुकान गांव में ढेरों था, इसलिए नवीन राम की दुकान पर बहुत ग्राहक तो नहीं आते थे, लेकिन इतने ग्राहक आ जाते थे और कमाई इतनी हो जाती थी जिससे घर चल जाए। ललिता, मुन्नी और सोनू के स्कूल का फीस का क्या हुआ? क्या होना है? आपने जो पैसे दिए थे मैं स्कूल को देकर आ गई। हाँ, लेकिन मैंने तो थोड़े ज्यादा पैसे दिए थे ना। नहीं नहीं, फीस बढ़ गई है और पता नहीं किस किस बात के पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल पैसे नहीं बच पाए। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। नवीन राम की पत्नी हमेशा उसे झूठ बोलती थी और पैसे चुराकर अपने पास रखती थी और अपने सहेलियों के साथ घूमने जाती थी। सुनो ललिता, जरा देख लेना, माँ को किसी बात की कोई जरूरत तो नहीं। अगर होगी तो मुझे बताना। हाँ हाँ ठीक है। ललिता अपनी सास से बहुत जलती थी। इन्हें तो केवल अपनी माँ की ही पड़ी रहती है, कभी मेरे लिए तो कुछ सोचते ही नहीं है। ललिता अपनी सास के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, मगर ये बात नवीन राम को पता नहीं चलने देती थी। नवीन राम की माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी,
इसलिए ठीक से बोला भी नहीं जाता था। नवीन राम हर रोज अपनी माँ के पास बैठा करता था और उनसे बातें किया करता था, मगर जब भी नवीन राम की पत्नी आती थी, वैसे ही नवीन राम की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती थी। ललिता, माँ के लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। ललिता पानी लेकर आती है। ललिता को देखकर नवीन राम की माँ कुछ बोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बोल नहीं पाती है। क्या हुआ माँ? बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं सुन रहा हूँ। ललिता बहुत डर जाती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। नवीन राम कुछ समझ नहीं पाता है। मैं दुकान जा रहा हूँ, आपको किसी चीज की जरूरत हुई तो आप ललिता को बता देना। नवीन राम दुकान आता है और तभी देखता है कुछ लोग उसके दुकान के बाहर खड़े हैं। वो पास आता है तो देखता है उसके दुकान के मालिक कुछ आदमियों के साथ वहाँ खड़े हैं। जी, आप यहाँ? क्या बात है? अच्छा हुआ नवीन राम, तुम आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ हाँ, बोलिए, क्या बात है? मुझे ये बात कहते हुए तो बहुत दुख हो रहा है, मगर मुझे काम है तो ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दरअसल मुझे ये दुकान तोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ कुछ और बनवाने का सोच रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें ये दुकान खाली करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, इसी दुकान के सहारे तो मेरा घर चल रहा है। इसे तोड़ दीजिएगा तो मैं बहुत परेशानी में आ जाऊँगा। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो, मगर मेरी मजबूरी भी तो समझो। मैं ये वर्षों से सोच रहा हूँ, मगर हिम्मत नहीं कर पाया कभी बोलने का, मगर अब मैं रुक नहीं सकता। ये सुन नवीन राम बहुत दुखी हो जाता है। हे भगवान, ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। इस तरह तो मैं कहीं का नहीं रह पाऊंगा। घर कैसे चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नवीन राम उस दिन बहुत दुखी रहता है। घर आकर सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। माँ, बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। हमारा दुकान अब टूटने वाला है। आप ही बताओ, मैं क्या करूँगा? नवीन राम की माँ नवीन राम के सर पर हाथ रखती है और चुप करवाती है। माँ, कल आपका ऑपरेशन भी है, आप ज़्यादा परेशान मत हो, मैं जाता हूँ। अगले दिन नवीन राम माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और ऑपरेशन करवाता है। जो भी पैसा नवीन राम ने बचा कर रखा था, वो सब ऑपरेशन में लग जाता है। मगर खुशी की बात ये थी कि ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया था। नवीन राम कुछ दिन बाद अपनी माँ को घर लेकर आता है। इतने दिनों से ये नहीं थे तो सब कुछ सही चल रहा था, अब ये आ गई है तो वापस से मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। नवीन राम ने दुकान टूटने की बात अपनी पत्नी ललिता को भी बता दी थी। आज ही दुकान टूटने वाला है, पता नहीं मैं कैसे देख पाऊंगा, मगर जाना तो पड़ेगा ही। नवीन राम के सामने ही नवीन राम का दुकान तोड़ दिया जाता है। नवीन राम अपनी दुकान को टूटता देख बहुत रोता है। ये दुकान तो टूट गया, अब कौन सा नया काम शुरू करूंगा? नवीन राम का मालिक उसे देखकर कहता है, नवीन राम, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, मगर तुम तो समझ ही रहे हो मुझे ये क्यों करना पड़ा है। हाँ, ये बात मैं समझ रहा हूँ। कोई बात नहीं मालिक, मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। एक काम करो, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर मेरी ज़मीन है, वहाँ ढेर सारे नारियल के पेड़ हैं। उन पेड़ों पर बहुत नारियल लगते हैं, मगर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जिसका मन किया वो तोड़ कर ले जाता है, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि उसका ख्याल रख सकूं। इसीलिए तुम वहाँ से नारियल तोड़कर ला सकते हो। और हाँ, एक जगह खाली पड़ी है, वहीं छोटा सा दुकान बनाकर नारियल बेचना। ये तो बहुत बढ़िया होगा, इस तरह मुझे कुछ काम मिल जाएगा। नवीन राम नारियल बेचने का दुकान खोल लेता है। हर रोज पेड़ से नारियल तोड़कर लाता था और अच्छे दाम पर बेचता था। जो भी मुनाफा होता था उसमें से अपने मालिक को भी दिया करता था। आज तो मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मगर नारियल तोड़ने तो जाना ही होगा। कुछ बिक्री होगी तो पैसे आएंगे। नवीन राम खराब मौसम में भी नारियल तोड़ने निकल पड़ता है। बहुत मेहनत से वो ढेर सारे नारियल तोड़ता है और दुकान पर लेकर आता है। दुकान पर आते ही नवीन राम देखता है दुकान के बाहर पहले से ही ग्राहकों की भीड़ लगी है। अच्छा हुआ आज मैं नारियल तोड़ने चला गया, वरना कितना बड़ा नुकसान हो जाता। नवीन राम एक एक करके सभी ग्राहकों को नारियल देता है। नारियल लेकर सभी ग्राहक चले जाते हैं। केवल एक नारियल बच गया था। अब तो केवल एक नारियल ही बचा है। अब इसे बेचने के लिए कितनी देर रुकूं?
घर ले जाता हूँ, बच्चों को दे दूंगा, वो खा लेंगे। नवीन राम वो एक नारियल लेकर घर आता है। ललिता, आज एक नारियल बच गया है, इसे बच्चों को खिला देना। जैसे ही ललिता उस नारियल को खोलती है, हैरान रह जाती है। सुनिए, इधर आइए और देखिए इसके अंदर क्या है। नवीन राम वहाँ आता है तो देखता है उस नारियल के अंदर नारियल की जगह सोना भरा हुआ है। ये देख दोनों हैरान रह जाते हैं। नवीन राम उस नारियल से सोना निकालता है। जैसे ही वो सोना निकाल देता है, वो नारियल वापस सोना से भर जाता है। ललिता, ये तो जरूर कोई जादुई नारियल है। हाँ, लग तो यही रहा है। धीरे धीरे नवीन राम बहुत अमीर आदमी बन जाता है, बहुत ही बड़ा घर बना लेता है और गाड़ियां खरीद लेता है। नवीन राम अभी भी जो भी करता अपनी माँ से जरूर पूछता। ये सब देख ललिता को बहुत जलन होता था। एक दिन ललिता अपनी सास के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, तभी नवीन राम वहाँ जाता है और सब कुछ देख लेता है। ललिता, ये तुम क्या कर रही हो? नवीन राम की माँ कुछ कहना चाह रही थी मगर कह नहीं पाती है। तभी नवीन राम के बच्चे वहाँ आते हैं और सारी सच्चाई बता देते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं कुछ भी बुरा नहीं करूँगी, एकदम सुधर जाऊंगी। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। जिस दिन मैंने तुम्हें कुछ गलत करते देख लिया, बस वही दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। ललिता बहुत डर जाती है और एकदम सुधर जाती है और अपनी सास से अच्छा बर्ताव करने लगती है और नवीन राम से किसी भी कभी भी बात के लिए झूठ नहीं बोला करती थी।